अब उल्टी पड़ रही है। और क्या यही है ट्रंप की नई पाकिस्तान नीति जो भारत की पीठ में छुरा? अब वो बताएंगे कि ट्रंप लगातार भारत को नीचा क्यों दिखा रहे हैं। ट्रंप का जो साथ सौदा किया था जो पाकिस्तान के साथ, वो सौदा आप अनाउंस कर देते, अभी पूरा हुआ भी नहीं, आपकी कंपनी भी डिसाइड नहीं हो पाई है किसके साथ जाएगा, लेकिन आपने भारत को बीच में लपेट के लगा दिया कि भारत तेल खरीदेगा उनसे। ट्रंप ऐसा क्यों करते हैं आशुतोष जी? अंकुर, मुझे लगता है कि हमारे गांव में एक बात कहते हैं खौरियाए हुए। तो ट्रंप एक खौरियाए हुए नेता की तरीके से भारत को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत को लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हाँ, दो चीजें एक साथ हुई हैं। एक, भारत के खिलाफ 25% का टैरिफ लगा दिया, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर रूस के साथ अगर आप ऑयल लेते रहेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। उसी दिन वो ये कहते हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व को जो है वो विकसित करने में मदद करेगा। और यही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि वक्त ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान का जो ऑयल है, पाकिस्तान जो ऑयल है वो भारत को भी सप्लाई करेगा। ये जो सेंटेंस उनका इस्तेमाल किया गया है कि भारत को भी सप्लाई कर सकता है ऑयल, क्या ट्रंप इतने मासूम हैं, इतने निर्दोष हैं कि वो जो बात कह रहे हैं वो भारत को कितनी चुभ सकती है? मतलब भारत जो नरेंद्र मोदी के जमाने में जो लगातार कहने की कोशिश कर हम तो विश्वगुरु बन गए, पूरी दुनिया हमको देख रही है, और हम जब मोदी जी कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया हमको सुनती है, और हमारे बीच में एक ऐसे लोगों की फौज खड़ी हो गई जो मान बैठी कि हम तो अमेरिका को भी पटक के मारेंगे और चीन को भी पटक के मारेंगे, और अमेरिका चीन अगर दोनों साथ साथ आ जाएंगे तो दोनों को भी पटक के मार देंगे। इतनी ताकत हमारे अंदर हो गई है। ये जो छलावी दुनिया, मायावी दुनिया में जो कुछ लोग रहने लगे हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए अच्छी तरीके से कि भारत आज की तारीख में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बेइज्जत कर रहे हैं। वो इतना कहते तो ठीक होता कि उनकी जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व को निकालने में मदद करेंगी, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि वो भारत को भी सप्लाई करेगा, तो ये भारत का जो आत्मसम्मान है उसको कितना चुभता है। और भारत आज की तारीख में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ऐसा लोग कहते हैं, मोदी जी का यही दावा है। तो हमको पाकिस्तान से बार बार जोड़ने की जो बात, जिसको कहते हैं ना हाइफनेट करना, पाकिस्तान को भारत के साथ हाइफनेट करने की जो कोशिश है, वो दरअसल ट्रंप भारत को नीचा दिखाने नहीं बल्कि अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और यही बात जब संसद के अंदर हमारे विपक्ष के नेता बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से या फिर भारत के विदेश मंत्री के मुंह से शब्द नहीं निकलते कि वे 30 बार वो आपको बेइज्जत कर चुका है, और उसके बावजूद आप ये नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि और ये परसेप्शन पूरी दुनिया में जा रहा है कि भारत जो है अब वो कमजोर देश है, और इसलिए वो ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहा है। चीन भी उनके ऊपर जो है वो आंख दिखाता है और उसको भी भारत स्वीकार कर लेता है। बताइए, चीन ने भारत के साथ कितना अन्याय किया। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, पाकिस्तान की मदद कर रहा था, अपने इंजीनियर्स वो भारत से वापस ले रहा है, भारत का जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसके एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम चीनियों को वीजा दे रहे हैं कि आइए आप हमारे यहाँ आइए। तो ये सारी चीजें दुनिया में क्या संदेश दे रही? दुनिया में संदेश ये दे रही है कि भारत जो है अब बहुत कमजोर हो चुका है। अमेरिका उसको रोज आंख दिखाता है, चीन लगातार उसके खिलाफ शत्रुता का व्यवहार कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत जो है उसके सामने झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो संदेश जा रहा है ये बहुत ही खतरनाक संदेश है, बहुत ही चिंताजनक संदेश है। कोई भी भारत का प्रधानमंत्री ये तो नहीं चाहेगा कि उसके कार्यकाल में भारत छोटा दिख जाए, भारत का अपमान हो और कोई भी आकर कह के कुछ भी चला जाए। पीएम मोदी की छवि तो और भी वो ऐसी मेंटेन रखते हैं, प्रचार भी उसी प्रकार से करवाया जाता है, पीआर भी लगाया होता है कि बहुत ही एक महापुरुष की छवि, और उनकी छवि को ट्रंप लगातार खराब कर रहे हैं। चीन का आपने जिक्र किया, वो भी कर रहे हैं, जानबूझ के तो नहीं कर रहे होंगे, तो ऐसा क्या कर रहे हैं अनजाने में जो? देखिए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री लगातार तीसरा प्रधानमंत्री बने। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वो देश के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास दूरदृष्टि ना हो, अगर आपके पास अच्छे एडवाइजर्स की टीम ना हो, अगर आपके पास अच्छा विदेश मंत्री ना हो, अगर आपकी कैबिनेट के अंदर कोई बोलने की जरूरत ना करे, तो आपको गलत सलाहें मिलती हैं या फिर आप गलत इनपुट पे काम करते हैं। जब आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को आगे बढ़, देखिए मैं एक बात बार बार कहता हूं, दुनिया में उस नेता का कभी फायदा नहीं हुआ जिसने इनकॉम्पिटेंट लोगों को आगे बढ़ाया। आप कॉम्पिटेंट लोगों को आगे बढ़ाएंगे, कॉम्पिटेंट लोग आपसे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन वो आपको जेन्युइन सलाह देंगे। किसने इनको सलाह दी थी कि आप अमेरिका में जाके कहिए कि आपकी बार तो ट्रंप सरकार? किसने सलाह दी? और क्या जब वो वापस लौटे तो उनकी कैबिनेट में किसी आदमी ने उनसे जाके कहा कि सर ये तो बड़ा गलत हो गया, इसको हमारे ख्याल से रेक्टिफाई करने की जरूरत है? जब आप अब की बार ट्रंप सरकार की बात करेंगे तो फिर
जो अमेरिका के अंदर जो दूसरी राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी वो नाराज होगी। आप मान लीजिए कि भारत के अंदर कोई ट्रंप आ जाए या कोई भी दूसरा नेता आ जाए और वो बोले कि अब की बार तो राहुल गांधी की सरकार, तो बीजेपी को कैसा लगेगा, कैसा, या मोदी जी कैसा महसूस करेंगे, उनकी कैबिनेट कैसा महसूस करेगी। तो उस चुनाव में जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, आपने कहा अब की बार ट्रंप सरकार, और वहां डेमोक्रेट्स आ गए, तो आपने तो डेमोक्रेट्स को खामखा नाराज कर दिया बिना ये सोचे हुए कि आपके इस वक्तव्य का मतलब क्या है। और जो दूसरा डैमेज हुआ वो ये डैमेज हुआ कि देखिए चाइना जो अमेरिका से लगातार प्रतिद्वंदिता कर रहा है, उसके पास से संदेश चला गया कि अमेरिका की मोदी सरकार वो तो ट्रंप के अमेरिका के बहुत करीबी रिश्ता रखना चाहती है। तो उधर डेमोक्रेट्स नाराज हुए और इधर चीन नाराज हो गया, उसका खामियाजा हमको लगातार भुगतना पड़ रहा है। तो कोई भी सेंटेंस बोलने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री एक भी शब्द बोलते हैं वो हेडलाइन बनती है और दुनिया में हेडलाइन बनती, तो एक एक शब्द बहुत तौल के, बहुत सोच समझ के और ये सोच के बोलना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हो, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट क्या होगा। कई समय हमारे पड़ोसी देश तो नाराज नहीं हो जाएंगे। अब जब धारा 370 हटाई गई तो उसके बाद क्या कहा उन्होंने, अमित शाह ने संसद के अंदर खड़े होकर यह बात कही कि दरअसल अब की बार अब तो हम जो चीन के कब्जे वाली जमीन उसको भी वापस ले लेंगे। तो आप बात धारा 370 पे कर रहे थे, आप पाकिस्तान को संदेश देने की बात कर रहे थे, आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियां चल रही थी उनको आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, वहां का जो प्रशासन था उसको मजबूत करने की बात कर रहे थे, और आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी। तो उससे क्या हुआ, चीन नाराज हो गया। तो उसका असर आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ, चीन और पाकिस्तान एक साथ दिखाई पड़ रहे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत के जो इस वक्त की जो लीडरशिप है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ सोचती ही नहीं है। वो आत्मनिर्भरता की बात करती है, सब नारे हैं, सब जुमले हैं, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब नारे हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो इसमें कौन सा है जिसमें इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है, कौन सी चीज से फायदा नहीं हो रहा। तो जब आप नारेबाजी में आपका वक्त लगेगा, जब आप इमेज बिल्डिंग में हर चीज का इस्तेमाल करेंगे और जब आप हर चीज को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे और ये सोचने की कोशिश करेंगे कि इससे हमारा क्या फायदा होगा, क्या नुकसान नहीं होगा, तो फिर आपको नुकसान होगा विदेश नीति के मसले पर। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है कि एक बार प्रमोद महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने चीन के संदर्भ में कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े करीबी हो गए थे प्रमोद महाजन, और वो सरकार के एक तरीके स्पोक्स पर्सन की तरीके से बात करते थे, बहुत पावरफुल आदमी हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रमोद महाजन को बुलाकर डांट लगाई और बोला आप सेंटेंस का मतलब समझते हैं, हम मेहनत करके चीन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कहें उल्टा चोर कोतवाल को डाल दे। चीन अगर इस मैसेज को सुनेगा तो उसका अर्थ क्या होगा मालूम है आप? अटल जी ने प्रमोद महाजन को सरकार की तरफ से ब्रीफिंग करने से हटा दिया, प्रमोद महाजन का डिमोशन हो गया। ये थी अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति को लेकर समझ। आज आप रोज टीवी चैनल पे चलता है, ड्रैगन को तो हाथी ने पटक के मार दिया। जब भारत का टीवी चैनल ये चलाएगा कि आप रोज ड्रैगन को पटक के मारेंगे तो चाइना उसका क्या मैसेज ग्रहण करेगा? चाइना तो यही ग्रहण करेगा कि सरकार के इशारे पर उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, इंसल्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो हम सब लोग जब भी कोई बात बोलते हैं इसको 10 बार सोचना चाहिए, और खासतौर पर सरकार के जो महत्वपूर्ण पदों बैठे हुए उनको भी। यानी मोदी की जो लुटिया एक हिसाब से डुबाया जा रहा है वो उनके ही साथी, उनके ही आए बाएं दाएं घूम रहे हैं, और मोदी जी उनकी बात मान भी लेते हैं और बाद में खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है, भारत देश को भी। आखिरी सवाल, ट्रंप लगातार भारत को अपमानित कर रहे हैं, जहां भी मौका मिले वहां पर बोल जाते हैं और फिर से झटका मिल जाता है। अब भारत को क्या करना चाहिए जिससे ट्रंप अपने ठिकाने पे आए या ट्रंप मान जाए, और ट्रंप को ऐसा क्या चाहिए, कोई तो मतलब होगा जिसके कारण आप ऐसा कर रहे हैं? देखिए एक तो अब तो बहुत देर हो चुकी है, दूसरी बात क्या है कि सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए कि अपना विदेश मंत्री बदलना चाहिए। उनको विदेश मंत्रालय में एक थिंक टैंक एस्टैब्लिश करना चाहिए जो लगातार उनको अच्छा इनपुट दे और अच्छी सलाहें दे। उसके बाद चूंकि अब काफी देर हो गई है तो हमें अमेरिका ही नहीं, चाइनीज, इन दोनों से अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी शर्त पे। ये नहीं कि हमें उनसे अपने रिश्ते बेहतर करने हैं इसलिए हम ट्रंप के खिलाफ कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम चीन के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, वो हमारे पर कुछ भी कहते रहे, जिसे कहते हैं असर्टिव डिप्लोमेसी। एग्रेसिव नहीं, असर्टिव डिप्लोमेसी। और भारत ये अतीत में करता रहा। जब विश्व युद्ध था, जब शीत युद्ध चल रहा था, जब दुनिया दो विचारधाराओं के गुटों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका था पूंजीवादी देश थे, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था जो साम्यवादी देश थे,
इन दोनों के बीच में बटी हुई थी। उस वक्त भी भारत ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि ना मैं पूंजीवाद के साथ हूं, ना मैं साम्यवाद के साथ हूं। उन्होंने थर्ड वर्ल्ड वेव क्रिएट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़े किए और दक्षिण एशिया में सार्क जैसे संगठन खड़ा किए। तो आज सार्क कहां है, आज थर्ड वर्ल्ड मूवमेंट कहां है, गायब है पूरी तरीके से कम जो भारत के इर्द गिर्द के जो 7-8 देश हैं, उनकी तो हर 3 महीने के बाद एक रेगुलर बैठक होनी चाहिए, ताकि आपस में अगर किसी तरीके की कोई गलतफहमी हो, किसी तरीके का कंफ्यूजन हो, तो आपस में बैठ के सलाह मशवरा कर लिया जाए, उससे बातचीत कर ली जाए। तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान को भी एक मैसेज जाएगा। आज आपके साथ बांग्लादेश नहीं है, नेपाल आपके साथ नहीं है, भूटान सब देख रहे हैं, श्रीलंका को चाइना वहां घुस चुका, हर जगह चाइना घुस चुका है। और हम डेलीगेशन भेजते हैं और हमारे अपने पड़ोसी देशों में हम डेलीगेशन नहीं भेजते। तो इसलिए पूरी की पूरी विदेश नीति को एक नई लीडरशिप की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि जयशंकर उस पद के काबिल हैं। वो बहुत अच्छे विदेश सचिव थे, हम सब लोग बड़े खुश हुए थे जब वो विदेश सचिव से उनको विदेश मंत्री बनाया गया था। लेकिन उनकी दिक्कत क्या हो गई कि वो अपने आप को पॉलिटिशियन मान बैठे और जो विदेश नीति का काम था वो उन्होंने पीछे कर दिया।